सोचिए, दुनिया के सबसे चतुर दिमाग, जिनमें अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता भी शामिल हों, वो एक कमरे में बैठते हैं। और उनके पास एक ऐसा फॉर्मूला है जो कभी गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल। उनके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन गणितीय फॉर्मूला है। दुनिया के सबसे बड़े निवेशक उन पर इतना भरोसा करते हैं कि बिना सोचे समझे अरबों डॉलर उनके हवाले कर देते हैं। और फिर सिर्फ 4 साल के अंदर वो अचूक फॉर्मूला पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह करने की कगार पर ला खड़ा करता है। ये सच में किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसा लगता है ना। हाँ, एकदम थ्रिलर। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट या जिसे LTCM कहते हैं, उसके शानदार उत्थान और विनाशकारी पतन की गहराई में उतरने वाले हैं। ये फाइनेंस की दुनिया की एक ऐसी कहानी है जहां बहुत ज्यादा आत्मविश्वास और उलझे हुए गणितीय मॉडल्स ने पूरी दुनिया के बाजारों को खतरे में डाल दिया था। तो ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और इस कहानी के हर तकनीकी और मनोवैज्ञानिक पहलू को समझने के लिए हमने कुछ बहुत ही ठोस स्रोतों का इस्तेमाल किया है, जैसे फेडरल रिजर्व की ऐतिहासिक रिपोर्ट्स, रोजर लोबेनस्टीन के मशहूर इंटरव्यू व्हेन जीनियस फेल्ड, PRMIA की रिस्क मैनेजमेंट केस स्टडीज और द लिमिट्स ऑफ आर्बिट्रेज जैसे अकादमिक शोध पत्र। ये सभी स्रोत बहुत ही गहराई से इस बात को सामने रखते हैं। हाँ, इन सब से एक बड़ी तस्वीर उभर कर आती है। ये स्रोत दिखाते हैं कि कैसे सिर्फ डेटा और मॉडल्स पर आंख बंद करके भरोसा करना और असल दुनिया के जोखिमों को नजरअंदाज करना एक पूरी वित्तीय व्यवस्था को कैसे ढा सकता है। तो कहानी शुरू होती है 1994 में, जब LTCM नाम का ये हेज फंड बना था। तो मतलब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसका अंत ऐसा होगा। इसके पीछे कोई आम ट्रेडर नहीं थे। जी, इसकी स्थापना जॉन मेरीवेदर ने की थी। वो वॉल स्ट्रीट की मशहूर फर्म सोलोमन ब्रदर्स के पूर्व वाइस चेयरमैन रह चुके थे। सही कहा। और मेरीवेदर ने अपने साथ जिन लोगों को जोड़ा, वो तो फाइनेंस की दुनिया के असली दिग्गज थे। मारिन स्कूल्स और रॉबर्ट मर्ट, जिनको 1997 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, हाँ। डेरिवेटिव्स की वैल्यूएशन का नया तरीका खोजने के लिए। और उनके साथ फेडरल रिजर्व के पूर्व उपाध्यक्ष डेविड मुलिन्स भी थे। मतलब ये सच में द ड्रीम टीम थी। और इस ड्रीम टीम का रुतबा इतना बड़ा था कि उन्होंने निवेशकों के सामने जो शर्तें रखीं वो उस समय के हिसाब से सोच से भी परे थीं। क्या शर्तें थीं वो? प्रवेश शुल्क ही कम से कम $10 मिलियन रखा गया था और इसके अलावा निवेश पर 3 साल का लॉक इन पीरियड था। बाप रे! मतलब एक बार पैसा लगा दिया तो 3 साल तक आप अपना पैसा वापस नहीं मांग सकते। बिल्कुल नहीं। और फीस का ढांचा भी अलग ही स्तर का था। आमतौर पर हेज फंड्स 1% एसेट मैनेजमेंट फीस लेते थे, लेकिन LTCM ने 2% फीस और मुनाफे का 25% हिस्सा मांगा। इतनी भारी फीस, फिर भी निवेशक लाइन में खड़े थे। और शुरुआत में तो LTCM ने उन्हें निराश भी नहीं किया। 1995 और 1996 में इस फंड ने निवेशकों को 40% का शानदार रिटर्न दिया। हाँ, और 1997 में जब एशियाई वित्तीय संकट आया था, तब दुनिया भर के बाजार हिल गए थे। लेकिन तब भी LTCM ने उस साल 17.1% का मुनाफा कमा कर दिया। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सच में पैसा छापने की कोई जादुई मशीन खोज ली हो। उस जादुई मशीन के पीछे जो मुख्य रणनीति थी, उसे कन्वर्जेंस ट्रेडिंग या फिक्स्ड इनकम आर्बिट्राज कहा जाता है। तो ये काम कैसे करता था? इसके पीछे का विज्ञान ये था कि वे दो मिलते-जुलते वित्तीय साधनों, जैसे कि मान लीजिए 2 अलग-अलग बॉन्ड्स हैं, उनकी कीमतों पर नजर रखते थे। ऐतिहासिक रूप से उन 2 बॉन्ड्स की कीमतों के बीच एक निश्चित अंतर होता था। अच्छा। अगर किसी कारण से वो अंतर सामान्य से ज्यादा या कम हो जाता, तो LTCM का गणितीय मॉडल ये भविष्यवाणी करता था कि कुछ समय बाद वे कीमतें वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएंगी। मैं समझ गई। ये तो ऐसा है जैसे 2 रबर बैंड्स को अलग-अलग खींचा गया हो। हम जानते हैं कि वे अंततः एक साथ वापस अपनी मूल स्थिति में आएंगे ही। बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती। जब हम बॉन्ड्स की कीमतों के बीच के अंतर की बात करते हैं, तो वो अंतर तो बहुत ही छोटा होता है ना? शायद कुछ पैसों का या प्रतिशत के एक बहुत छोटे हिस्से का। अगर अंतर इतना छोटा है, तो इस पर इतना भारी मुनाफा, मतलब 40% रिटर्न कैसे कमाया जा सकता है? और यहीं पर इस पूरी त्रासदी का बीज छिपा है। छोटे से अंतर से बड़ा मुनाफा कमाने के लिए LTCM ने फाइनेंस के सबसे ताकतवर और खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया, लेवरेज। हाँ, लेवरेज यानी उधार का पैसा।
एलटीसीएम के पास खुद का इक्विटी कैपिटल, जो निवेशकों का असली पैसा था, वो केवल $4.8 बिलियन के करीब था। जो कि बहुत बड़ी रकम है। लेकिन उन्होंने इस पूंजी को आधार बनाकर बाजार से इतना ज्यादा उधार लिया कि उनकी कुल संपत्ति $125 बिलियन तक पहुंच गई। उनकी बैलेंस शीट पर लेवरेज अनुपात 25.1 था। 25 गुना। एक सेकंड, इसे अगर थोड़ा और साफ करें तो इसका मतलब है कि फंड मौजूद हर एक डॉलर के खुद के पैसे पर उन्होंने बाजार से $25 उधार ले रखे थे। यार, ये तो एक बहुत ही बड़ा जोखिम है। कहानी इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। यहाँ जो सबसे आश्चर्यजनक बात है वो ये कि ये 25.1 का अनुपात तो सिर्फ वो था जो उनकी बैलेंस शीट पर आधिकारिक तौर पर दिख रहा था। क्या मतलब, कुछ छिपा हुआ भी था? इसके बाहर ऑफ बैलेंस शीट डेरिवेटिव्स की एक पूरी अलग ही दुनिया थी। उन्होंने ओटीसी स्वैप्स और ऑप्शंस में भारी निवेश किया हुआ था। ओटीसी स्वैप्स ऐसे निजी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो दो पार्टियों के बीच सीधे तय होते हैं, किसी पब्लिक एक्सचेंज पर नहीं। जी नहीं। इसलिए नियामक संस्थाओं या बैंकों को ये पता ही नहीं चलता कि किसी फंड ने कुल कितना जोखिम ले रखा है। इन डेरिवेटिव्स का अनुमानित मूल्य, जिसे नोशनल वैल्यू कहते हैं, वो $1 ट्रिलियन से अधिक था। $1 ट्रिलियन। अरे बाप रे, ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे दिमाग में बैठाना भी मुश्किल है। अगर हम $1 ट्रिलियन के नोटों को एक के ऊपर एक रखें तो वो शायद चांद तक पहुंचकर वापस आ सकता है। इतने विशाल जोखिम के साथ वे रात को सो कैसे पाते थे? क्या उनका कोई रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था? उनका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ही तो उनके अत्यधिक आत्मविश्वास की सबसे बड़ी वजह था। इतने बड़े जोखिम को मापने के लिए उन्होंने वैल्यू एट रिस्क या VAR मॉडल का इस्तेमाल किया। VAR मॉडल? हाँ, ये मॉडल ऐतिहासिक बाजार डेटा और पुरानी अस्थिरता पर आधारित था। ये हर दिन ये गणना करता था कि खराब से खराब स्थिति में फंड को अधिकतम कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर VAR मॉडल सिर्फ बीते हुए कल के डेटा पर आधारित है तो ये रेयर व्यू मिरर यानी पीछे देखने वाले शीशे को देखकर तेज रफ्तार गाड़ी चलाने जैसा नहीं है। बिल्कुल वैसा ही है। तो इन नोबेल विजेताओं ने इस बात को नजरअंदाज क्यों किया कि कल का मौसम आज के तूफान की भविष्यवाणी नहीं कर सकता? यही तो फाइनेंस के इतिहास की सबसे बड़ी वैचारिक चूकों में से एक थी। उन्होंने ये मान लिया था कि वित्तीय बाजार भौतिक विज्ञान के नियमों की तरह चलते हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण हमेशा एक सा रहता है। लेकिन इंसान और उनके बनाए बाजार तो हमेशा एक जैसा व्यवहार नहीं करते। सही कहा। और रियर व्यू मिरर में उन्हें कोई तूफान नहीं दिखा। लेकिन 1998 में ठीक वही तूफान आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इसे ही ब्लैक स्वॉन इवेंट कहा जाता है। एक ऐसी घटना जिसकी पहले कभी कल्पना भी न की गई हो। और वो तूफान रूस से आया। अगस्त 1998 में रूस ने अपनी मुद्रा रूबल का अवमूल्यन कर दिया और अपने ही घरेलू कर्ज पर डिफॉल्ट कर दिया। जी। सीधे शब्दों में कहें तो एक देश ने दुनिया के सामने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि उनके पास अपने बॉन्ड धारकों को चुकाने के लिए पैसे नहीं है। और रूस के इस कदम से वैश्विक बाजारों में जो दहशत फैली वो अभूतपूर्व थी। जब ऐसा पैनिक आता है तो बाजार में फ्लाइट टू क्वालिटी देखने को मिलती है। मतलब लोग सुरक्षित जगह भागते हैं। हाँ, निवेशक तुरंत अपने सभी जोखिम भरे निवेश बेचने लगते हैं और सबसे सुरक्षित जगहों जैसे अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स की ओर भागने लगते हैं। और यहीं पर LTCM की कन्वर्जेंस रणनीति पूरी तरह से उल्टी पड़ गई होगी। बिल्कुल। उनके गणितीय मॉडल्स ने तो भविष्यवाणी की थी कि समय के साथ अलग अलग बॉन्ड्स की कीमतों का अंतर कम होगा। लेकिन इस घबराहट के माहौल में इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। लोग सुरक्षित एसेट्स को किसी भी कीमत पर खरीद रहे थे और रिस्की एसेट्स को सस्ते में बेच रहे थे। एकदम सही। नतीजा ये हुआ कि हर जगह कीमतों का अंतर कम होने के बजाय तेजी से बढ़ने लगा। सिर्फ अगस्त के महीने में ही फंड ने अपनी 44% वैल्यू खो दी। 44%? सिर्फ एक महीने में? हाँ, इस पूरी स्थिति को रॉयल डच शेल के ट्रेड से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। अच्छा, ये क्या था? रॉयल डच और शेल मूल रूप से एक ही कंपनी के दो अलग अलग शेयर थे, जिनका लाभ 60-40 के अनुपात में बटा हुआ था। तार्किक और गणितीय रूप से उनके शेयर की कीमत हमेशा इसी 60-40 के अनुपात में ही होनी चाहिए थी। समझ गई। लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह अनुपात थोड़ा भटक गया था। तो LTCM ने सस्ते शेयर खरीदे और महंगे बेच दिए, ये सोचकर कि गणित के हिसाब से कीमतें अंततः सही अनुपात में आ जाएंगी। ये तो पूरी तरह से तार्किक लग रहा है। फिर इसमें क्या गलत हुआ? गलत ये हुआ कि बाजार में डर का माहौल था। ऐसे समय में निवेशक ये नहीं देखते कि गणित क्या कह रहा है, वे सिर्फ लिक्विडिटी या तरलता देखते हैं। वे उन चीजों को बेचना चाहते हैं जिन्हें बेचना आसान हो।
तो सस्ते शेयर को बेचना और मुश्किल हो गया होगा। हाँ, इसलिए उसकी कीमत और गिर गई। वहीं महंगे शेयर में ज्यादा लिक्विडिटी थी, इसलिए लोग उसकी तरफ भागे और उसकी कीमत और बढ़ गई। तो जब LTCM अपना निवेश बेचना चाहता था तो कोई खरीदार ही नहीं था। इसे ही इललिक्विडिटी कहते हैं। जब आपके पास एक संपत्ति तो है, लेकिन आप उसे नकद में नहीं बदल सकते। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। रुकिए, क्या उन्होंने अपने निवेश को दुनिया भर के अलग-अलग बाजारों में डाइवर्सिफाई नहीं किया था? हम हमेशा सुनते हैं कि सारा पैसा एक जगह नहीं लगाना चाहिए। अगर एक जगह नुकसान हो रहा था तो दूसरी जगह से उसकी भरपाई क्यों नहीं हुई? ये एक बहुत ही पैनी नजर है आपकी। अगर कागजों पर देखा जाए तो वे दुनिया भर में फैले हुए थे, यूरोप, अमेरिका, एशिया। तो फिर दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत ये थी कि वास्तव में वे थीमैटिक या विषयगत रूप से डाइवर्सिफाइड नहीं थे। उनके लगभग सभी ट्रेड्स एक ही सिद्धांत पर आधारित थे कि बाजार शांत होगा और कीमतें वापस सामान्य होंगी। ओहो, तो जब घबराहट फैली तो दुनिया भर के सभी जोखिम भरे एसेट्स एक साथ गिरने लगे। बिल्कुल। उनके मॉडल्स ने ये माना ही नहीं था कि पूरी दुनिया के बाजार एक साथ एक ही दिशा में इतने बड़े पैमाने पर गिर सकते हैं। संकट के समय में सभी एसेट्स का कोरिलेशन एक हो गया था। तो अगर LTCM को ये पता था कि उनका गणित सही है और अंततः कीमतें वापस अपनी जगह आ ही जाएंगी, तो वे बस इंतजार क्यों नहीं कर पाए? उन्हें घाटे में बेचना ही क्यों पड़ा? और यहीं पर एकेडमिक थ्योरी और वास्तविक दुनिया की कड़वी सच्चाई का आमना सामना होता है। अंद्रे श्लीफर और रॉबर्ट विश्नी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध पत्र है, द लिमिट्स ऑफ आर्बिट्रेज। इस शोध में क्या बताया गया है? इसमें यह समझाया गया है कि किताबी आर्बिट्राज में न तो कोई जोखिम होता है और न ही अपनी पूंजी की जरूरत होती है। लेकिन असल जिंदगी में ऐसे ट्रेड्स को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। मतलब आप कितने समय तक सही साबित होने का इंतजार कर सकते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जेब में कितना पैसा है। बिल्कुल, ये सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी के बीच की लड़ाई है। तो इस शोध में परफॉर्मेंस बेस्ड आर्बिट्राज का जो जिक्र है वो शायद इस पूरी समस्या की जड़ है। सही कहा। परफॉर्मेंस बेस्ड आर्बिट्राज का मतलब है कि फंड मैनेजर अपना खुद का पैसा नहीं बल्कि बाहरी निवेशकों का पैसा लगाते हैं। जब बाजार अपनी फंडामेंटल वैल्यू से दूर जाता है, यानी जब कीमतें तर्कहीन हो जाती हैं और असल में मुनाफा कमाने का सबसे अच्छा मौका होता है, उसी समय फंड को कागजों पर भारी नुकसान होता दिखता है। इसे मार्क टू मार्केट लॉस कहते हैं। और इसे देखकर बाहरी निवेशक घबरा जाते हैं। एकदम। वे ये नहीं समझते कि ये एक अवसर है, वे सिर्फ अपना नुकसान देखते हैं और अपना पैसा वापस मांगने लगते हैं। मतलब ये लोग गणित के महारथी थे, लेकिन इन्होंने इंसानी मनोविज्ञान को अपने मॉडल में डाला ही नहीं। जब बाजार गिरता है तो लोग पैनिक करते हैं, वे फॉर्मूले नहीं देखते। और LTCM के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। जब उन्हें अपनी पोजीशंस को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा कैपिटल की जरूरत थी, तब उनके पास मार्जिन कॉल आने लगे। मार्जिन कॉल? हाँ, उदाहरण के तौर पर सितंबर 1998 में इन्वेस्टमेंट बैंक बियर स्टर्न्स ने, जो उनका सेटलमेंट का काम देखता था, अचानक उनसे $500 मिलियन की अतिरिक्त गारंटी मांग ली। $500 मिलियन अचानक से? हाँ, और ये सिर्फ एक बैंक की बात नहीं थी। मार्जिन कॉल एक मौत के चक्र की तरह काम करता है। मान लीजिए बैंक आपसे नकद मांगता है। नकदी जुटाने के लिए LTCM को अपनी संपत्तियां बेचनी पड़ी। लेकिन चूंकि बाजार में पहले से ही पैनिक था, उन्हें वे संपत्तियां बहुत सस्ते में बेचनी पड़ी होंगी ना? बिल्कुल, भारी घाटे में, जिसे फायर सेल कहा जाता है। जब उन्होंने सस्ते में बेचा तो बाजार में उस संपत्ति की कीमत और गिर गई। अगले दिन पोर्टफोलियो की वैल्यू और कम हो गई, जिसके कारण बैंकों ने फिर से और ज्यादा मार्जिन कॉल कर दिया। एकदम सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरों के पैसे से निवेश करने का पूरा सिस्टम ही अंदर से अस्थिर है। आप थोड़ा हारते हैं, लोग पैसा निकालते हैं, आपको घाटे में बेचना पड़ता है और आप और ज्यादा हार जाते। ये तो खुद को तबाह करने वाला एक लूप बन गया है ना? ये चक्र इतना विनाशकारी था कि ये केवल LTCM को ही नहीं डुबा रहा था। LTCM का आकार इतना बड़ा हो गया था, $125 बिलियन के एसेट्स और $1 ट्रिलियन के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, कि अगर वो अचानक दिवालिया होता तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले वॉल स्ट्रीट के सारे बड़े बैंक डूब सकते थे। बाप रे, मतलब पूरी व्यवस्था ही खतरे में थी। हाँ, खरबों डॉलर का रिस्क अचानक से अनहैश्ड हो जाता, जिससे पूरी दुनिया के शेयर और बॉन्ड बाजार क्रैश हो सकते थे। और जब ये चक्र पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को निगलने वाला था, तब सरकार को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के अध्यक्ष विलियम मैकडोनो ने हस्तक्षेप किया। जी, उन्होंने वॉल स्ट्रीट के सभी बड़े खिलाड़ियों को एक कमरे में बुलाया,
ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके। और इस पूरी बचाव प्रक्रिया में एक बहुत ही रोचक मोड़ आया। क्या मोड़? वॉरेन बफेट और गोल्डमैन सैक्स ने मिलकर फंड को टेक ओवर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने $250 मिलियन खुद के और $3.75 बिलियन कैपिटल का ऑफर दिया था। यहाँ मेरे नोट्स में एक बात है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। LTCM ने वॉरेन बफेट के उस ऑफर को ये कहकर ठुकरा दिया कि ये स्ट्रक्चरल रूप से गलत है। हाँ, उन्होंने सच में ऐसा कहा। ये तो अहंकार की चरम सीमा है। आप दिवालिया होने की कगार पर हैं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल चुके हैं, और फिर भी आप दुनिया के सबसे सफल निवेशक का ऑफर ठुकरा रहे हैं। अहंकारी तो इस पूरी कहानी का केंद्र बिंदु है। जब तक वे पूरी तरह से टूट नहीं गए, वे ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनका गणित गलत हो सकता है। फिर अंत में क्या हुआ? अंततः 23 सितंबर 1998 को कोई और चारा न बचने पर 14 प्रमुख बैंकों ने, जो दरअसल LTCM के क्रेडिटर्स ही थे, मिलकर $3.6 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया। और इसके बदले में उन्हें क्या मिला? उन्होंने फंड का 90% मालिकाना हक ले लिया। जिन पार्टनर्स ने इस फंड को शुरू किया था, उनकी हिस्सेदारी घटकर केवल 10% रह गई। और उन्हें उसी फंड में काम करने के लिए मजबूर किया गया होगा? जी, वो भी बिना किसी बोनस के, ताकि वो अपने द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ कर सकें। फेडरल रिजर्व ने भी इस दौरान बाजार में स्थिरता लाने के लिए ब्याज दरें कम की। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी बैंकों ने उन्हें बचा लिया, तो क्या इससे बाजार में ये गलत संदेश नहीं गया कि आप कितना भी बड़ा रिस्क लें, कोई ना कोई आपको बचा ही लेगा? अर्थशास्त्र में इसे मॉरल हैजर्ड कहा जाता है। PRMIA की केस स्टडी में ये साफ तौर पर बताया गया है कि ये टू बिग टू फेल, यानी इतना बड़ा कि डूबने नहीं दिया जा सकता, कि अवधारणा का पहला बड़ा गैर बैंकिंग उदाहरण था। तो फेडरल रिजर्व ने भले ही अपना पैसा नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने बैंकों को एक साथ लाकर जो भूमिका निभाई, उसने ये संदेश जरूर दिया कि बहुत बड़ी संस्थाओं को डूबने से बचाया जाएगा। और इसी मानसिकता ने कहीं न कहीं 2008 के विशाल वित्तीय संकट की नींव रखी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब हम इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि LTCM का पतन केवल खराब गणित या गलत फॉर्मूले का नतीजा नहीं था। ये अत्यधिक लेवरेज, घमंड और इस अंधी मान्यता का परिणाम था कि इंसान बाजार के हर जोखिम को एक फॉर्मूले में बांध सकता है। जी, मानव शरीर की तरह वित्तीय बाजार भी जटिल, अप्रत्याशित और कभी-कभी पूरी तरह से तर्कहीन होते हैं। कोई भी गणितीय मॉडल इंसानी डर और घबराहट की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। वैल्यू एट रिस्क जैसे मॉडल्स आपको सामान्य दिनों में सुरक्षित महसूस करा सकते हैं, लेकिन जब सच में संकट आता है तो वे मॉडल्स अक्सर फेल हो जाते हैं। और इसीलिए रॉजर लोवेंस्टीन की किताब का शीर्षक व्हेन जीनियस फेल्ड बिल्कुल सटीक है। जब प्रतिभा और अहंकार मिलते हैं और वे वास्तविक दुनिया की तरलता और मानवीय व्यवहार की अनदेखी करते हैं, तो परिणाम विनाशकारी ही होते हैं। क्योंकि बाजार को सिर्फ संख्याएं नहीं बल्कि भावनाएं चलाती हैं। बिल्कुल। तो अब इस पूरी कहानी के बाद एक विचार जो शायद सबको सोचने पर मजबूर कर दे, किसी का भी ध्यान इस बात पर जाएगा कि अगर बड़े बड़े वित्तीय मॉडल्स और जोखिम प्रबंधन प्रणालियां सिर्फ शांत बाजारों में ही काम करती हैं, जब असल में किसी बचाव की जरूरत होती ही नहीं है, तो क्या अत्यधिक संकट के समय इन पर भरोसा करना हमारी सबसे बड़ी भूल नहीं है? क्या ये गणितीय मॉडल वास्तव में हमें सुरक्षित बनाते हैं, या ये सिर्फ हमें ये झूठा भ्रम देते हैं कि हम जोखिम को पूरी तरह से नियंत्रित